सुबह का मेरा सभी को नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अलंकार। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ अलंकार की डेफिनेशंस और अलंकार को समझा था कि अलंकार क्या होते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग को अलंकार कहते हैं। जो शब्द या जो अर्थ और जो शब्द और अर्थ मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाए उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार में हमने कई रूप देखे अलंकार। 62-64 प्रकार के अलंकार होते हैं, अलग-अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। हर काव्य में अलग प्रकार का विदाउट अलंकार के काव्य की तुलना करना थोड़ा-सा टिपिकल होता है। वो बात एक अलग है कि आपको समझ में कितना आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जब काव्य में अलंकार की शोभा की जाती है, वर्णन किया जाता है, तो उसका एक अलग ही स्वरूप निकल कर आता है। और आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको अलंकार लेने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है अलंकार पढ़ने का हमारा। जिस प्रकार आज हम अलंकार को पढ़ेंगे, बहुत ही ईज़ी ट्रिक के माध्यम से आज हम अलंकार को एन्जॉय के साथ अलंकार पढ़ेंगे। मैं बार-बार कहती हूँ अपने हर टॉपिक में अपनी यही बात आपके बीच में रखती हूँ कि ऐसा हिंदी में कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। हिंदी विषय में खास तौर से जिसमें एन्जॉयमेंट ना हो। और जब एन्जॉयमेंट के साथ आप विषय को पढ़ते हैं, तो डेफिनिटली उसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। मैंने कहा ना हमेशा इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़िए इसे। जब भी आप इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ना हिंदी को, बड़ा आनंद आता है हिंदी पढ़ने में। मुझे बड़ा आनंद आता है। हिंदी से बेटर कोई विषय नहीं। एक-एक चीज में अंतरंगता बसी हुई है हिंदी की। एक-एक कॉन्सेप्ट ऐसा निकलता है ना जैसे फीलिंग्स निकलती है वैसे कॉन्सेप्ट निकलता है हिंदी का। तो आज पिछली वीडियो आपने मेरी रस को लेकर सुनी थी। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अलंकारों के प्रकारों को लेकर करना है। आज हमारा जो डिस्कशन होगा ना वो पूरी क्लास जितनी भी देर की मेरी लगेगी क्लास ऑनलाइन पे वो पूरी क्लास फुल एंजॉयमेंट की रहेगी और उस एंजॉय के साथ उस हैप्पीनेस के साथ उन खुशियों के साथ हम अलंकार को सीखेंगे। मतलब बोरिंग नहीं है अलंकार। आपको लग रहा होगा अलंकार बहुत बोरिंग होते हैं तो अलंकार बिल्कुल बोरिंग नहीं होते। अलंकार जो अगर आपके दिमाग में समझ में आ गए ना तो एक अच्छे काव्य की रचना आप कर सकते हैं। मैं बस आपको वो अलंकार सिखाने का जो प्रयास करूंगी वो आज के बॉलीवुड के हिसाब से करूंगी। हॉलीवुड, बॉलीवुड, मूवीज, उनके गाने, उन गानों को सिलेक्ट करके मैंने आज की ये जो वीडियो तैयार करने वाली हूँ आपके बीच में जो आज का प्रेजेंटेशन अपना दे रही हूँ आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एक एक अलंकार एक एक गाने में समाये थे वो जो मैं आपके बीच में अभी शेयर करूंगी आपके बीच में बताऊंगी। तो आइए बताते हैं हम बात कर रहे हैं अलंकारों की। तो सर्वप्रथम पहले हमें अलंकार को जानना जरूरी है। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग को अलंकार कहा जाता है। जैसे आप कोई स्त्री है कोई नारी है जब तक वो चेहरे पे बिंदी ना लगाए शादीशुदा अगर औरत है तो मांग में सिंदूर ना भरे कान में कुछ गहने ना हो नाक में कुछ गहने ना हो गले में कुछ गहने ना हो तब तक उसकी सुंदरता प्रतीत नहीं होती। तो उसी प्रकार काव्य की जब शोभा बढ़ानी हो जो सॉन्ग्स आप गा रहे हैं जो पद आप पढ़ रहे हैं जो काव्य आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर शोभायमान नहीं हो रहा है उसमें अगर अलंकार नहीं लगे हुए हैं तो काव्य एक नीरस काव्य लगता है। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी भी काव्य की रचना में बिना अलंकारों के काम। हर काव्य की रचना में कोई ना कोई अलंकार महत्वपूर्ण जिस प्रकार हर काव्य में रस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसी प्रकार हर काव्य में अलंकार अपनी एक अलग इमेज और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा। काव्यम अलंकारम गुणोक्ति मतलब काव्य में अलंकार का होना ही उसके गुणों की उक्ति को प्रदर्शित करता है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के। एक होता है आपका अर्थ अलंकार जो अर्थ के आधार पर निकल के आता है। जब आप शब्दों के अर्थ डिफाइन करोगे ना तब आपको उसके अंदर का अलंकार ढूंढ पाओगे। एक होता है शब्दों के आधार पर अलंकार मतलब शब्द से ही आप मॉडिफाई कर लोगे कि अलंकार कौन सा अलंकार है।
जिस प्रकार के अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और तीसरे होते हैं उभय अलंकार, जिसमें शब्द भी महत्वपूर्ण होते हो, जिसमें उसके अर्थ भी महत्वपूर्ण होते हैं, वो कहलाते हैं आपके उभय अलंकार। क्लियर? पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार और तीसरा आपका उभय अलंकार। अब शब्दालंकार में हम बात करें तो 5 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक होता है यमक, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और काकमूल अलंकार। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो अनुप्रास अलंकार की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। समझते हैं अनुप्रास, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है, आज की हमारी ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड से मैं आपको यहाँ आज जोड़ने वाली हूँ और उसके माध्यम से हम ये क्लास अपनी आज डिफाइन करेंगे। अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या है? अभी किसी की आवाज आई मुझे। जहां शब्दों की बार बार आवृत्ति, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर आंसर। जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कैसे होता है अनुप्रास अलंकार। गाना याद आ रहा है मुझे, फिर से शुरुआत करती हूँ उसके। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सुना है आपने गाना? कई बार सुना हो, सैकड़ों बार सुना हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जरूरी हो कि काव्य को ही रखो। काव्य में भी एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में शेयर करूंगी अभी। तो ये जो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, अच्छा चंदू वर्ड भी बार बार यूज हो रहा है। अब चाचा में चाचा भी आ रहा है, चाची में चाची भी आ रही है, चा चा चा। चांदी की चम्मच से चटनी और चटाई। कितने प्रकार के चा आ गए इसमें? कई प्रकार के चा। एक कितनी सी लाइन में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चटनी से, सॉरी कंफ्यूज हो गई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। मतलब कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार हो गया। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की, सिर्फ यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही, मैंने पूरे शब्द की नहीं कहा। इस चीज को भी ध्यान में रखना, मैंने पूरे शब्द की नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति को कहा। तो एक चा वर्ण की यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही, इसलिए छेकानुप्रास। अनुप्रास में भी छेकानुप्रास हो गया। अब आता है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार क्या कहता है? जहां पूरे के पूरे शब्द की बार बार अनुवृत्ति हो। अभी वर्ण की बात हो रही थी, आप पूरे शब्द की बात कर रहे हो। कलावती के केली, कलावती के केली, कलावती के केली, कलावती के केली। अब जो कला कला वर्ड आ रहा है ना, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? आपका वृत्तानुप्रास अलंकार आ जाता है। अब आता है लाटानुप्रास अलंकार। सबसे प्यारा अलंकार लगता है अलंकारों में जो सबसे अच्छा अलंकार है वो लाटानुप्रास अलंकार है। इसको मैं काव्य और पद के माध्यम से बताती हूँ आपको। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मतलब चारु चंद्र की चंचल किरणें, मतलब क्या हुआ इसमें? और लाटानुप्रास, एक ही बात को बार बार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल। तो ये लाटानुप्रास, चंदू के चाचा वाला ना, सॉरी, ये लाटानुप्रास आएगा, वो छेकानुप्रास में नहीं आएगा। छेकानुप्रास का जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा गुरुपद पदुम पदुम पराग। और चारुचंद्र की चंचल किरण किस अलंकार में आ जाएगा? आपका लाटानुप्रास अलंकार में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने शब्द अलंकार में दूसरे अलंकार की। वो है यमक अलंकार। यमक, जिस अलंकार में एक शब्द की एक या एक से दो बार आवृत्ति हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। ध्यान से सुनना, यमक अलंकार क्या कहता है? जहां एक शब्द की
एक से अधिक बार आवृत्ति हो या दो से अधिक बार भी आए, लेकिन उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे हमने पहला यहाँ एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बॉलीवुड में भी ले चलूंगी। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब माला फेरत जुग गया, एक जुग निकल गया पूरे माला। गया ना मन का फेर, मन का, एक मन का यहाँ क्या अर्थ लिख रहा है? मन का मतलब अपने मन का, अपने मस्तिष्क का। फेर नहीं गया, कितनी बार राम 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 जपते समय निकल गया, लेकिन कर का मन का डारी दे, मन का। और दूसरा मन का मतलब मोती, उन मोतियों को आप निकाल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ मैं लूंगी इसका दूसरा। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता दिखाए, जो खाए बोराए, जो ना खाए वो बोराए। एक कनक मतलब होता है सोना, और एक कनक मतलब होता है धतूरा। दोनों की प्राप्ति पे, दोनों की अधिकता पे अगर धतूरे को आपने ज्यादा पी लिया तो भी आप मादकता अधिक है, मादक उसमें ढूंढोगे इसके घमंड में। और अगर कोई कनक, दूसरा सोना आपको मिल जाए तब भी आपके अंदर मादकता आ जाती। अभी मैं आपको साहित्य के एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं आपको बॉलीवुड से भी जोड़ूंगी इसको। चलिए दूसरा इसका, सारंग ने सारंग गहो। सारंग ने सारंग गहो मतलब एक सारंग मतलब यहाँ सांप को कहा जा रहा है, और एक सारंग मतलब यहाँ मोर को कहा जा रहा है। एक मोर ने मोर को ही, या सांप ने मोर को कह लिया। तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है आपका? जहां वर्ड सेम हो लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग हो रहे हो, वहां आपका ये मक अलंकार हो जाता है। वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर, राजा छत्रसाल की बात कर रही हूँ मैं, जिनके घर में रानियां रहती थी। उनके जो खाने का जो तरीका था, वो 3 बार खाना खाती थी, एक सुबह खाती थी, एक दोपहर खाती थी, एक शाम खाती थी। और अब स्थिति क्या बन गई? उनको देश निकाला दे दिया गया है, जंगलों में रह रही हैं, विचरण कर रही हैं। वहां खाने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें सब जो जंगल में बेर कंदमूल होते हैं ना, वो बेर खा के अपना जीवन निकाल। तो कवि ने वहां कल्पना क्या कर दी? वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, मतलब एक बेर मतलब समय, सुबह दोपहर और शाम को खाना खाने वाली 3 बेर मतलब एक फल। उन 3 बेर को खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। एक और एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल सुनकर आपको लगेगा कि यमक अलंकार अब क्लियर हुआ है। एक गाना है पुराना, बहुत पुराना गाना है। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उल्फी जुल्फ समार लूं। कुछ गलती होगी गाना में, कोई बात नहीं, शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब एक सजना मतलब होता है मेकअप करना, तैयार होना। और दूसरा सजना कौन होता है? मतलब आपका प्रियतम जो आने वाला है। तो सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें जो हम अलंकार की बात कर रहे हैं, शायद मैं इस गाने को थोड़ा ऊपर नीचे गा दिया, आपको दोबारा सुनवाती हूँ इस गाने को। इस प्रकार ये गाना आपने सुना, तो इसमें सजना का अर्थ जो है ना 2 बार आया है। एक सजना का अर्थ होता है उसका पति, और दूसरे सजना का अर्थ होता है मेकअप का करना। तो इस प्रकार मुझे लगता है यमक अलंकार का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यमक अलंकार जो होता है वो एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, लेकिन दोनों के अर्थ कैसे होना चाहिए? अलग-अलग होना चाहिए। तो वहां आपका यमक अलंकार होता है। चलिए हम बात करते हैं अगली हमारी श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार क्या कहलाता है? जब जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, मगर प्रसंग भेद में वो अलग अलग हो।
ठीक है ना। श्लेष अलंकार क्या कहलाता है? जहां पर कोई भी एक शब्द एक बार में प्रयुक्त हो मगर उसके जो प्रसंग भेद है वो डिफरेंट होना चाहिए। शब्द एक बार में प्रयुक्त हो, जैसे अभी हमने कहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून रहीमा, मोती मानस चून। आप देखिए इसमें श्लेष अलंकार कैसे समझते हैं। अभी बॉलीवुड से भी जोड़ूंगी आपको, पहले हम पद्य को जब भी है ना उसके माध्यम से समझते हैं पहले। मोती मानस चून, एक मोती मतलब होती है कांति, और एक मानस मतलब होता है प्रतिष्ठा, और चून मतलब होती है चमक। एक मोती मतलब होता है आपकी कांति, रही मन विपदा हो भले, जो थोड़े दिन हो, कौन अपनो कौन परायो, सब कुछ मालूम हो रही माँ, सब कुछ मालूम। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे, सॉरी, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, संसार में पानी के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब जहां कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो, पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन उसके अर्थ कितने सारे निकल गए कि अगर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ खत्म है। अगर संसार में जल नहीं है, पानी नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता है? पानी गए ना उबरे, अगर पानी नहीं है ना आपके पास, तो मोती मानस शून, मतलब कि मोती, चमक, मानस, प्रतिष्ठा, और चून मतलब आपकी कांति, सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो एक पानी के दो अर्थ निकाल दिए हमने सीधे सीधे कि ये से प्रकार से अगर मोती मानस चून। उसी प्रकार चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल में यहाँ पर लेती हूँ। को घटी पे बृषभानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहाँ बृषभानुजा किसे कहा गया है? एक बृषभानुजा होती है राधा कृष्ण की जोड़ी, और एक बृषभानुजा का अर्थ होता है गाय और बैल की जोड़ी। देखिए बृषभानुजा शब्द लिखा गया है, एक ही शब्द, शब्द आपके सामने सिर्फ एक ही डाला गया है, लेकिन उसके अर्थ कितने डाले गए हैं? दो डाले। दोनों अर्थ उसके अलग अलग हैं बृषभानुजा के। एक मतलब राधा कृष्ण की जोड़ी को बृषभानुजा भी कह सकते हैं, और वे हलधर के वीर, मतलब वे हलधर के वीर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। राधा कृष्ण भी यहाँ पर आ सकते हैं बृषभानुजा मतलब, या फिर गाय और बैल की जोड़ी को भी बृषभानुजा कहा जा सकता है। चलिए इसके अलावा आपको बॉलीवुड से जोड़ते हुए गाना बड़ा फेमस हुआ था, मोहब्बत बरसा देना तुम कि सावन आया है। सुना होगा आपने ये गाना, शायद मैं सही से नहीं सुना पाई हूँ आपको। चलिए इसको हम सुनते हैं एक बार, गाने को। मोहब्बत बरसा देना, इस सॉन्ग को हम सुनते हैं। मोहब्बत बरसा देना, सावन। इस वाक्य में जो सावन शब्द है उसके दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो सावन का जो पानी आ रहा है उसको लिया गया है, दूसरा यहाँ सावन से अर्थ लिया गया है आपका प्रेमिका के लिए, मोहब्बत बरसा देना तू कि सावन आया। सावन एक शब्द है सिर्फ, सिंपल। बड़ा अच्छा गाना है, बहुत सुना होगा आपने, फेमस गाना है ये। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार, मुझे लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जहां कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो मगर प्रसंग भेद में वो अलग अलग अर्थ निकालता है, तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा शब्दालंकार जो प्रकार है वो आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति या जिसे हम श्लेष मूल अलंकार भी कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार को हम श्लेष मूल अलंकार के नाम से भी जानते हैं, जहां वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाए, जहां पर वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ले लिया जाता है वहां पर आपका श्लेष मूल अलंकार होता है। हम्म।
जहां वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति या श्लेष मूलांक। वक्रोक्ति के दो भेद कर दिए हैं, एक श्लेष मूला होता है, एक काक मूला होता है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है। उसने पूछा पर कैसा, वह उड़ गया सपर है। मतलब एक कबूसले मूला जहाँ वक्ता के कथन का ही भिन्न अर्थ ले लिया गया। वक्ता जो भी करना चाह रहा है उसका एक भिन्न अर्थ ले लिया गया है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है। उसने पूछा पर कैसा, उड़ गया सपर है। मतलब एक देखो राजा की बात चल रही, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि राजा शिकार पे गया या कुछ भी ले लीजिए, तो वो एक कबूतर को मारना चाहता है। ठीक है, उनने कहा अगर मैंने कह दिया कि कबूतर मेरी मुट्ठी के अंदर है, जहां वक्ता के कथन का ही भिन्न अर्थ ले लिया जाता है। अगर कह दिया कबूतर मेरी मुट्ठी के अंदर है तो वो छुड़वा के मारेगा, और मैं कह दूं अगर मैं इसे उड़ा दूं तो वो उड़ते हुए को मार देगा। तो एक ही चीज के दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है। उसने पूछा पर कैसा, वह उड़ गया सपर है। मतलब वो तो कब का उड़ गया। तो यहाँ पर आपका श्लेष मूल अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार आपका दूसरा वक्रोक्ति का जो एग्जाम्पल है वो काक मूल अलंकार होता है। वक्ता की कंठ ध्वनि के कारण, वक्ता की कंठ ध्वनि के कारण श्रोता उसका जो अलग अर्थ निकालता है, डिफरेंट अर्थ निकाले, तो वो होता है काकमूला। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देख रही हूँ सिंपल सा। हम सब यहाँ बैठे हैं और मुझे किसी को यहाँ से जाने को कहना है या बैठने को कहना है, दोनों ही चीजें हैं। तो मैंने जैसे कह दिया आप जाइए तो, आप जाइए तो, दोनों में अंतर आया मेरे बोलने के तरीका में, मेरी ध्वनि के कारण जो चेंजेस आए हैं बात में, तो वो कैसे आ गए, वो कहलाते हैं काकमूला। अगर मैंने कहा आप जाइए तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, मतलब यहाँ से आप जाइए और वो चले गए। और मैं कहना चाह रही थी आप चाहिए ना, तो उसमें कहने का अर्थ क्या निकल के आया, मैं उन्हें भेजना चाह रही। जैसे हमने कहा देखो देखो, अब देखो देखो थोड़ा स्लो बोला, देखो देखो थोड़ा फास्ट बोला। तो ये काकमूला अलंकार आपसे कहता है कि वक्ता की कंठ की ध्वनि के कारण जो इसमें अंतर होता है वो काकमूला के कारण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थालंकार का जो पहला अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? अच्छा, आपने कभी समास पढ़े हैं क्या? समास के बारे में सुना है? कर्मधारय समास होता है जिसमें उपमान की उपमेय से तुलना कर दी जाती है। वही सीधा आपका कर्मधारय समास इक्वल टू, अगर डेफिनेशंस की बात मैं करूं यहाँ पर आपसे, तो कर्मधारय समास और उपमा अलंकार में कोई ज्यादा रेयर अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, या पर जहां सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सादृश या समान, उसके समान कोई वर्ड आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमेय क्या होगा? जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान क्या होगा? जिससे उपमा की जा रही है। कमल के समान है मतलब चरण कमल, एक वर्ड हमने ले लिया यहाँ पर। अभी मैं वर्ड से समझा रही हूँ, फिर मैं आपको इससे एग्जाम्पल्स भी क्लियर करूंगी। चरण कमल, प्रभु के चरण कमल को पाने दुनिया है तरसती। अब प्रभु के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान है। उपमा अलंकार क्या कह रहा है? जब उपमा में उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जहां विभेदीकरण किया जाए दोनों के बीच में, कि एक की तुलना के लिए दूसरे को महत्वपूर्ण माना जाए। चरणों की अगर विशेषता बतानी है तो वो किसके माध्यम से बताई गई? कमल के माध्यम से। कि प्रभु के चरण कैसे हैं? कमल के समान। चलिए अब मैं आपको बॉलीवुड से जोड़ती हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो चांद सा रोशन चेहरा, इसमें देखो कौन सा अलंकार आ गया? उपमा।
कैसे आ गया? जो चेहरा है वो कैसा है? चांद के समान रोशन है। चांद सा रोशन। चेहरा, मेरा चेहरा जो है ना वो कैसा है? चांद सा रोशन। मतलब मैं अपने चेहरे की जो तुलना कर रही हूँ, जो कवि ने की है बॉलीवुड से जिसको जोड़ा है उपमा अलंकार में, तो वो चांद सा चेहरा है। चेहरा की तुलना किससे के समान की गई है? चांद के समान की है। कब मेरी महबूबा होगी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या कह रहा है कभी? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा। तो आप महबूबा कैसी है? चांद के समान। उपमेय में उपमा की तुलना हो रही है यहाँ पर कि आपकी जो महबूबा है वो चांद के समान। आपकी जो महबूबा वो चांद के समान है। एक और वो बाजीगर फिल्म का गाना यार, ये नीली नीली आंखें, ये हिरणी जैसी चाल। तो चाल की तुलना किससे की जा रही है? हिरण के समान। मतलब उपमेय में उपमा की तुलना कर दी जाए, वह आपको उपमा अलंकार होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार का डेफिनेशंस क्या हो। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर आपका उपमा अलंकार। उप धन मा। उप मतलब समीप आना, मा मतलब मापन करना। किन्हीं दो शब्दों को समीप लाकर उनमें तुलना करना। कितना बढ़िया डेफिनेशन से देखो। उप मतलब समीप आना, मा मतलब उसका मापन करना। किन्हीं दो शब्दों को समीप लाकर उनका मापन करना ही या उनमें तुलना करना है, उपमा अलंकार होता है। चांद सा रोशन चेहरा, मतलब चेहरा जो है वो कैसा है? चांद के समान रोशन है। ये झील सी नीली आंखें, आंखें कैसी हैं? झील के समान नीली, जैसे पानी बहता है ना, उस प्रकार से झील सी नीली आंखें। चल नेक्स्ट पढ़ते हैं रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो रूपक जो अलंकार होगा उसमें जैसे हम एग्जाम्पल ले, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तारागढ़ उषा नगरी जो है ना, ताराओं से भरी भरी जो उषा नगरी है, मतलब आकाश है वो अन पर पनघट में, मतलब उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। जैसे अभी मैंने कहा ना उपमा, यमक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार कौन सा? जिसमें उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही है। तो रूपक क्या कर रहा है? आरोप लगा रहा है। जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो आरोप लगा रहा है कि रोशन तो चांद ज्यादा होगा कि चेहरा ज्यादा होगा। मैं चली रही जमी चलने लगी। तो ये आरोप लग रहे हैं चीजों पर एक दूसरों के। तो वहां आपका कौन सा अलंकार है? मुख नहीं है चंद्र है। या जो मुख है ना, वो मुख नहीं है, ये चंद्रमा है सीधा का सीधा। वो कभी कह रहा है ये मुख नहीं, चांद सा चेहरा अगर बात कर रहा है तो वो ये उपमा अलंकार हो जाए। और ये मुख नहीं है चंद्र है, तो वहां कौन सा अलंकार आ जाएगा? आपका रूपक अलंकार आ जाएगा वहां पर, जहां उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। चलिए तीसरा और अगला जो अलंकार है हमारा वो है संदेह अलंकार। जहां उपमान में उपमेय का संदेह हो, डाउट। जहां उपमान में उपमेय का संदेह हो। संदेह की स्थिति कैसे बनेगी? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्त्री इतनी दुबली पतली है कि उसने जो साड़ी लपेट रखी है, कि साड़ी ने नारी को लपेट रखा है कि नारी ने साड़ी को लपेट रखा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है इसका। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, समझ में नहीं आ रहा है। या मुख है या चंद्र है, या चंद्र है या मुख है। मतलब वहां क्या हो रहा है? संदेह। देखो चीजों को जब डीपली अंदर से समझोगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। जब तक आप चीजों को डीपली नहीं समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वहां पर, ठीक है। तो संदेह अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए, सॉरी संदेह किया जाए, डाउट की स्थिति बनती है। मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। मतलब मैं हवा बन के चली जाऊंगी क्या?
संदेह है ना, डाउट है ना इसमें कहीं ना कहीं, तो वहां आपका संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? ये सब हम शब्द अलंकार के भेद पढ़ रहे हैं। अर्था को हमने कल ले लिया था, अपने स्टार्टिंग वीडियो में ले लिया था, अब हम शब्द अलंकार को ले रहे हैं। जहां उपमेय में उपमान की सिर्फ संभावना हो, वो छोटी छोटी, मैंने कहा 60-70 अलंकार हैं भाई, रस तो हमने 9 ही पढ़े ना, तो 9 रसों में आपने क्लियर कर लिया कि कहाँ भय है, कहाँ जुगुप्सा है, कहाँ घृणा है, कहाँ प्रेम है, कहाँ रति है, कहाँ वात्सल्य है, कहाँ भगवत। अलंकार तो 66 भागों से भी ऊपर ज्यादा बांटे गए हैं, तो उस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए हम करते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार की। जहां बात में उपमान की संभावना हो, संभावना, जैसे जहां पर ऐसे शब्द आ रहे हो, मन मानो जनु जानो, ये मुख नहीं मानो चंद्र है। एक चंद्रमा और एक प्रेमिका का मुख, उसमें कितने सारे अलंकार निकल के आ गए। अगर कहता है, अगर कभी कहता है मुख चंद्र सा है, अगर कभी कहता है मुख चंद्र सा है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि उसने उसकी तुलना कर दी। मुख चंद्र सा है, और कवि ने कह दिया मुख नहीं है चंद्र ही है, उसने आरोप लगा दिया कि मुख नहीं है, ये चंद्रमा ही है, या ये चंद्र नहीं है, मुख ही है। उसने उस पे आरोप लगा दिया कि जो चंद्रमा के समान मुख लग रहा है, वो मुख नहीं, वो चंद्र है, प्रेमिका का। और अगर वो कह रहा है ये मुख है या चंद्र है, बड़ा कंफ्यूजन है, तो वहां संदेह अलंकार हो गया। अगर उसने कह दिया मुख मानो चंद्र है, तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया, उसने मान ही लिया अगर मुख चंद्रमा है, मुख मानो चंद्र है, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है आपका। तो जहां पर आपके मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु जैसे शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, तो वहां तुरंत आपको उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में डिफाइन करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल्स लिया है इन्होंने, लहरें व्योम चूमती उठती, मतलब जमीन से जो लहरें आ रही है ना समुद्र की, वो आकाश को चूम रही है, तो क्या पॉसिबल है? अगर लहरों ने आकाश को चूम लिया, तो फिर जो बीच की जो पब्लिक है वो तो खत्म ही है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है, तो वहां क्या हो जाता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बॉलीवुड का भी आपको देती हूँ। तो अतिशयोक्ति अलंकार मतलब किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना है। किसी नायिका का वर्णन ऐसे कर देना जैसे संगमरमर की तरह है तेरा ये बदन, मतलब ये अतिशयोक्ति है। मतलब नायिका का जो शरीर है वो संगमरमर पत्थर के समान हो सकता है क्या? चलिए इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स आपके बीच में शेयर करती हूँ। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, मतलब तो इस सोहंग में सुनो ना संगमरमर की दीवारें, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। तो संगमरमर की जो पत्थर की दीवारें हैं वो नायिका के सामने भी कुछ नहीं है। नायिका कितनी सुंदर है कि उस संगमरमर की जो दीवारें हैं वो भी फेल है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, बहुत नए नए तरीके से उसे डिजाइन करना, वो कहलाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार क्या होता है? देखिए इसको समझते हैं हम। अनियुक्ति अलंकार को क्या होता है? अन्य के प्रति की गई युक्ति, कमेंट। दिन रात हम यही कर रहे हैं, एक दूसरे पे कमेंट बाजी कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है अनियुक्ति अलंकार, मतलब अन्य के ऊपर कही गई युक्ति अनियुक्ति अलंकार है, या इसे इंग्लिश में कहें तो कमेंट बाजी करना। मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लियो अभी तुम्हारी बार बिहारी।
अब ही तुम्हारी बात। मतलब माली तो आते देखते हुए, जैसे माली आ रहा था, जैसे ही माली आ रहा था, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। कलियन मतलब कली, जो छोटी छोटी सी कली थी ना, उन्हें क्या चिल्लाना शुरू कर दिया, मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लियो, अब है तुम्हारी बार बिहारी। अब है मतलब सारे फूल जो थे माली ने चुन लिए। अब तुम जो छोटी सी कली रह गई हो ना, तुम आज नहीं तो कल खिलोगी, मतलब तुम्हें कल चुन लिया जाएगा, मतलब तुम्हें भी कल खत्म कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी चीज पे कितने सारे कमेंट करती है। अब ये जरूरी नहीं कि फूल की बात हो रही हो खाली, हो सकता है किसी की बच्ची की बात हो रही हो, कि भी छोटी सी कली है 16 साल की 17 साल की, वो देखो उसकी शादी होगी 22 साल की हुई, तो माली आवत देखकर कलियन में छोटी सी बच्ची ये शिकायत कर रही है कि सारे फूल चुन लिए गए, काल ही हमारी बात, और कल हमारी बारी आ जाएगी चुनने की। तो ये क्या है, एक प्रकार से अन्य के ऊपर उक्ति करी जा रही। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल्स मैं यहाँ शेयर करूंगी आपके बीच में, कि राजा जयसिंह जी का नाम सुना होगा आपने। राजा जयसिंह जी थे, तो राजा जयसिंह जी जो थे, उनके बिहारी जी जो थे, उनके दरबारी कवि थे। एक एक दोहे का एक एक स्वर्ण असरफी मिलती थी राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी को। तो बिहारी जी से और लोगों ने भी कहा कि मतलब काव्य जो चलती थी ना पहले, काव्य में इतने रमणीय हो जाते थे राजा महाराजा भोग विलास में, कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था कि हमारी प्रजा का क्या होगा, कैसे प्रजा अपना जीवन यापन कर रही होगी, किस प्रकार से प्रजा जीवन को जीने का वो देख रही होगी, ये सारी चीजें रहती थी, दिक्कतें। तो क्या हुआ, किसी ने बिहारी से कहा, कोई ऐसा दोहा लिखो कि राजा की अकल थोड़ी सी ठिकाने है। राजा जयसिंह को ये लगे कि मतलब वाकई में यार, जीवन मैंने क्या बना लिया, मैं किस लिए मैंने जन्म लिया, किस लिए मैं राजा बना था। तब बिहारी जी ने उनके दरबार में एक दोहा जो पेश किया ना, उसके बाद उनके अंदर जो विरक्ति आई, वो सुनिए दोहा क्या था। मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, जो अनियुक्ति अलंकार था, ये राजा जय सिंह को सुनाया जा रहा था, लेकिन अन्य के ऊपर उक्ति करके। कितना बढ़िया सटीक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके बीच में लेके आई हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभित हो, आंगे कौन हवाल। राजा जयसिंह को समझाने के लिए बिहारी जी ने जो दोहा लिखा, उसका अर्थ समझिए। देखिए उन्होंने किसके ऊपर कहा, भोरे के ऊपर कहा। भोरा कौन है, राजा जयसिंह खुद। लेकिन देखिए कितने अच्छे से समझाया उन्होंने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ना ही पराग मिला, मतलब मधुर मधु, ना ही शहद मिली, नहीं विकास यही काल, ना ही वो उसके अंदर विकास कर पाएगा। अली कली ही शोभिदो, वो जो फूल खिला था ना, उस फूल के अंदर एक जैसे फूल खिलता है ना, वो कौन सा वाला फूल होता है जो शाम होते ही बंद हो जाता है, शायद सूरजमुखी का होता है, कौन सा फूल होता है, उस फूल के अंदर भौरा बैठा है। अली मतलब भौरा, भौरा उस फूल के अंदर बैठा है। अब वो फूल में से पराग लेने की कोशिश कर रहा है, चूसने की, भौरा घूमते घूमते। अब वो पराग चूसने में इतना लिप्त हो गया कि थोड़ा बहुत पराग उसे मिल पाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो उसे पराग मिल पा रहा है, ना ही उसे मधु मिल पा रही है, मतलब शहद मिल पा रहा है। नहीं विकास यही काल, ना ही उसका उसके अंदर विकास हो पा रहा है। अली कली ही सो बिंदु, अली जो है बोरा, वो कली के अंदर फंस गया है। आगे कौन हवाल, ऐसे भौरे का आगे जीवन क्या होगा। तब राजा जैसे को अंदर से लगा कि वो भौरा मैं हूं। मैं ना पराग मिल रहा है मुझे, ना मधु मिल रही, ना समाज मिल रही, ना देश मिल रहा, ना राष्ट्र मिल रहा, ना जो जिसकी सेवा के लिए मैंने ये पद लिया ना वो मिल। तो वही उनको बराग का, वही उनके मन में ये चीज आ जाती है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल,
अली कली सो ही बींदो, आंगे कौन हवाल। इस प्रकार से बिहारी जी ने राजा जयसे को सचेत किया कि जिस प्रकार वो भौरा अली कली के बीच में फंसकर ना ही उसे मधु मिलती है, ना ही उसे पराग मिलता है, ना ही संसार सुख मिलता है, उसी प्रकार आपको भी इससे निकलना चाहिए। तो यहाँ अन्य के ऊपर उक्ति मतलब कमेंट करते हुए उस कार्य को पूरी करने की बात की जाती है, वहां पर आपका अनुक्ति अलंकार होता है। चलिए, नेक्स्ट अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब मन में दुविधा तो है, लेकिन उसे सत्य मान लिया जाता है, मगर संदेह भी है। भ्रांतिमान अलंकार क्या कहता है कि मन में दुविधा तो है, लेकिन उसे सत्य भी मानना है, लेकिन मन में वहां भ्रांति भी चल रही है। नाक का मोती है अधर की कांति, नायिका की जो नाक के ऊपर जो मोती मतलब लौंग उसने पहन रखी है, वो समझ में नहीं आ रही है कि वो सिर्फ नाक का मोती है और उसके होठों की कांति है। मतलब इतना उसके होंठ जो है ना वो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे नाक के मोती के समान हो, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो, साकेत की बात हो रही है, जयशंकर प्रसाद जी ने ये लाइन अपने साकेत में, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखी है, उर्मिला के ऊपर से लिखी है ये लाइन है कि जब उर्मिला अपने लक्ष्मण का जब इंतजार करती है तो समझ में नहीं आ रही है, वो इतनी दुबली हो गई है, इतनी सूख गई है अंदर से अपने पति के विछोह में कि नाक का मोती है या वो अधर की कांति है। चल, नेक्स्ट हमारा आता है विरोधाभास अलंकार। विरोध ना होते हुए भी विरोधाभास दिखाई दे, किसी चीज का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर विरोधाभास अलंकार है। तो देखिए कैसे होता है विरोधाभास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़ो श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बहुत बढ़िया। राजा जयसिंह की सभा के लिए ये दोहा लिखा गया था, वहां बोला गया या अनुरागी चित्त की, जब अनुराग होता है ना, खुद से खुद का प्रेम होता है, तो उस गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़ो श्याम रंग, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा तैसे तैसे उज्जवल मतलब जवानी अंदर से छाती जाएगी। एक देखो बचपना होता है मनुष्य का, जो बचपन वो जीता है ना, वो अल्लड़ बचपन होता है। और एक दूसरा जो बुढ़ापा होता है ना, वो भी अल्लड़पन में जीना चाहता है। जो जवानी होती है वो उसके संघर्षों की होती है। तो यहाँ लिखा है बिहारी जी ने, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जब प्रेम में यह मन हो जाता है ना, या अनुराग में आ जाता है प्रेम में मन, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता, उसकी गति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यो ज्यो बूढ़ो श्याम रंग, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे उसके मन में मनोकामना की वृद्धि होती जाती है। तो विरोध ना दिखाई देते भी आपको विरोध है, मतलब विरोध नहीं है इस चीज में किसी चीज का, लेकिन विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो वहां आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आ, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज स्तुति कहती है जहां काव्य में ऊपर से तो निंदा जान पड़े, लेकिन अंदर उसका गुणगान किया जाए, तो ब्याज स्थिति। ब्याज निंदा क्या होती है, जहां ऊपर से तो स्थिति हो लेकिन अंदर मन ही मन किसी के प्रति घृणा हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। और इसी प्रकार विभावना अलंकार लेंगे अगला हम। कारण के अभाव में कर्म का होना ही विभावना अलंकार कहलाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पग के ही चले जा रहे हैं श्री कृष्ण, सुने बिनु काना मतलब बिना कान के ही सुने जा रहे हैं। ईश्वर की महिमा देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब वहां कारण के अभाव में ही कर्म का होना विभावना अलंकार होता है। लास्ट और अंतिम अलंकार हमारा है मानवीयकरण अलंकार, जिसपे हम डिस्कशन कर रहे हैं। निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण लगाना, जो वस्तुएं बिल्कुल निर्जीव हैं उनमें मानवीय गुणों का आरोप लगाना मानवीकरण अलंकार होता है। जगी वनस्पतियां अलसाई सी, मतलब जो वनस्पति है वो जाग गई है, तो वनस्पति सोई कब थी, अलसाई सी जाग रही है। कैसी जाग रही है, जब सुबह हुई
तो जगी बनस्पति अलसाई सी, वनस्पति जब सुबह जागी तो वो अलसाई हुई सी जागी थी। ये जयशंकर प्रसाद जी की मनु सर्ग से लिया गया है उदाहरण। जगी बनस्पति मतलब निर्जीव वस्तुओं में भी मानवीय गुणों का आरोपण करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। चलिए आपको एक बॉलीवुड के गाने से इस अलंकार को समझाते हैं। जो नायिका का वर्णन है वो मानवीकरण अलंकार में किस प्रकार कर दिया, फूल पत्तियों से कर दिया गया है। सुनिएगा इसका एग्जाम्पल बॉलीवुड का। तो इस काव्य में पूरे के पूरे इंसान को प्रकृति से जोड़ दिया गया। कलियों जैसा रूप है पाया, तो कली मतलब प्रकृति, वनस्पति, उसे जोड़ दिया गया है किससे, हीरोइन से। तो इस प्रकार अलंकार जो है ना, हर गाने हर सॉन्ग में आपको कहीं ना कहीं अलंकारों का पूरा वर्चस्व दिखाई देगा, आपको अलंकार दिखाई देंगे, उनका प्रयोग दिखाई देगा। आपको आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो अलंकार होते हैं वो किसी ना किसी रूप में काव्य सिद्धांतों में अलंकारों के वर्गीकरण में अलंकार को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देते हैं। अलंकारों का एक प्रकार से काव्य की आत्मा ही मान सकते हैं। बिना अलंकरण के मतलब बिना शोभाकरण के कोई काव्य अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता है। अगले किसी नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।